वेलकम टू एजुगिरी। अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो तो वेलकम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। एजुगिरी पर हम यहाँ पर हर रोज़ सॉरी एजुगिरी पर यहाँ पर हम हर रोज़ 6 o'clock 6 p.m. पर द हिंदू का एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके नोट्स बन जाते हैं, ठीक है। रिसर्च वगैरह मैं सब कुछ करके लेकर आती हूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल कर लेकर आती हूँ, जो भी चीज़ें होती हैं। तो यस, ये सभी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से आप द हिंदू की न्यूज़ पूरी की पूरी कवर कर लेते हो, ठीक है ना। एंड अगर आप हमारे MCQs बाय कर लेते हो, जो कि है ₹250 के, तो यहाँ पर आपकी द हिंदू की न्यूज़ जो यहाँ से पढ़कर जा रहे हो, उसमें तो आप आंसर्स बड़े अच्छे से दे ही पाओगे। प्लस वहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्सेज जो यहाँ पर द हिंदू में नहीं कवर हो रही है न्यूज़, वो भी न्यूज़ वहाँ पर कवर करवाई जाती है। सो डू इन्वेस्ट इन दीज ₹250 का पर मंथ का है ये करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं आपके, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं, ये MCQs हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 10+ टेस्ट्स होते हैं हर मंथ के, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस ईच होते हैं हर एक टेस्ट में, ठीक है जी। जनवरी 2024 के लाइव है। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि आज संडे है, थोड़े से एडिटोरियल ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीजेपी के जो वेटरन हैं, जो लीडर हैं, अडवाणी, LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी, उनको भारत रत्न मिलेगा। हमने भारत रत्न पे एक और CM ऑफ बिहार को भी मिल रहा है। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? कपूरी समथिंग, जल्दी से इन द कमेंट सेक्शन प्लीज एवरीबॉडी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं LK अडवाणी टू रिसीव, LK अडवाणी टू बी अवॉर्डेड आएगा। एक मिनट में पेन थोड़ा, टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न, है ना। इनको भारत रत्न मिलेगा, मतलब जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत रत्न क्या है? इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने मतलब राम टेम्पल के लिए बहुत राम टेम्पल रथ यात्रा लेके गए थे, ठीक है ना। राम टेम्पल की मूवमेंट स्टार्ट करी थी, बहुत उसमें योगदान दिया था। विल बी गिवन भारत रत्न, इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड। इन 2015 ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण। तो यहाँ पे 2015 ही वॉज अवॉर्डेड लिखेंगे। इन 2015 ही वॉज अवॉर्डेड पद्म Padma Vibhushan, and Padma Vibhushan is India's second highest civilian award. लिखेंगे India's second highest civilian award. The Prime Minister called Mr. Advani after the decision was made and congratulated him. Ever since I joined Swayam Sevak Sangh RSS as its volunteer at the age of 14, I have sought reward in the only one thing, in dedicated selfless service of my beloved country, the 96-year-old leader wrote, ठीक है ना। एडम ना मामा, दैट इज दिस लाइफ इज नॉट माइन, उनका ये मोटो रहा है, एडम ना मामा, दैट इज दिस लाइफ इज नॉट माइन। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द नेशन, टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो ये है LK अडवाणी जी को क्या मिलेगा? भारत रत्न मिलेगा, जो क्या है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है ना। और उनको पद्म विभूषण 2015 में मिला था। पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? सेकंड हाईएस्ट, इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है जी। चलिए, ये तो यहाँ पे याद हो जाएगा। लाल कृष्ण अडवाणी, LK की फुल फॉर्म लाल कृष्ण अडवाणी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। पद्म विभूषण, ठीक है ना, भूषण के आगे वी लग गया, तो विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो इनको 2015 में मिला था, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन बन सकता है, किसको भारत रत्न मिल रहा है इस बार, ठीक है ना। पद्म विभूषण कब मिला था लाल कृष्ण अडवाणी जी को, ये मिल सकता है। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। उसके बाद मोहिनी दहिया। अब यहाँ पर देखिए, नॉर्मली क्या है, इंडिया के अंदर जो जहाँ की गेम है वो वहाँ पे ज़्यादा खेली जाती है, जैसे कि कलारी पयाटू। कौन सी? कलारी पटायू। कलारी पटायू जो है, इट इज़ नोन एज कलारी, इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फॉर्म जो विच ओरिजिनेटेड इन केरला। पहले तो ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CUT UG एंड PG, वहाँ पर ये वाली चीज़ें याद आते हैं। कलारी पयाटू, ठीक है ना। ये क्या है? ऑल्सो नोन एज कलारी
ठीक है ना, ये क्या है? इंडियन मार्शल आर्ट, इंडियन मार्शल आर्ट ओरिजिनेटेड इन केरला। कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ इसका, कहाँ पे ओरिजिन हुआ? केरला में। बट हैरानी की बात है कि जहाँ केरला में इसका ओरिजिन हुआ, जब से इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ऐड किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंट्रोड्यूस्ड इन, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंट्रोड्यूस्ड इन, इंट्रोड्यूस्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2021। ठीक है ना, तो ये वाली गेम्स और इसके साथ गटका जो पंजाब से डील से रिलेटेड है, माला खम्ब, थाग ता, ये सब जो थी ये 2021 में ऐड करी गई थी। और कलारी पटायू भी, जो केरला की मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक है ना, बट यहाँ पे बताया गया कि वो हरियाणा में बहुत ज़्यादा खेली जाने लग गई है। ठीक है ना, मेडल आते आते रह गया, मतलब गोल्ड मेडल आते आते रह गया, बहुत मेडल जीते हैं। हरियाणा केम सेकंड इन कलारी पयाटू आफ्टर केरला, मतलब केरला की स्पोर्ट है, बट ठीक है वो तो आया, बट यहाँ पे हरियाणा भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये बात कर रहे हैं कि कैसे जो एक आर्ट फॉर्म है इंडिया की, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जा रही है। तो इसलिए कलारी पयाटू वॉज इन न्यूज़। ठीक है ना, प्लीज़ ये CUT PG और UG वाले बच्चे, ठीक है, इसको स्पेशल स्पेशल यहीं पे याद कर लें। बाकी सब भी करेंगे, बट ये थोड़ा स्पेशल ध्यान दें। द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वॉज स्पीकिंग एट द कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024। ठीक है, तो ये लिखेंगे कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024। ठीक है ना, ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अटॉर्नी लॉयर्स होते हैं, सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। ठीक है ना, जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के वो आए हुए थे। द चीफ जस्टिस रेफर्ड टू द गाइडलाइंस इशूड रिसेंटली बाय सुप्रीम कोर्ट इन द जजमेंट विद कॉशन जजेस अगेंस्ट लेवरेजिंग द पावर ऑफ समन ऑफिशियल्स एज अ टूल। अब यहाँ पे रिसेंटली एक जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जो आपके ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, जो IAS ऑफिसर्स हैं या कोई भी है, आप उन ऑफिशियल्स को जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बुलाता है, तो उनको कहा गया कि ऐसे ही ना मुंह चक के उठा बुला लिया करो, उनको और भी काम करने हैं। ठीक है ना, तो ये बोला गया था, तो उनको बोला गया था कि आप, जो जजेस को बोला गया था कि आप अपनी पावर पे देखें कि कब उसको कैसे इस्तेमाल करना है ढंग से। ठीक है, उसके बाद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोट किया नानी पालकीवाला को। नानी पालकीवाला ने क्या बोला था? एज ए लेटर्स अपॉइंटमेंट स्टॉप, उन्होंने बोला था जनरल इज नॉट, हाँ, अटॉर्नी जनरल इज नॉट टू विन केसेस फॉर द गवर्नमेंट बट टू इंश्योर दैट जस्टिस इज डन टू द पीपल। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं, उनका काम ये नहीं होता कि वो जीते गवर्नमेंट के लिए, उनका होता है कि वो लोगों के लिए जस्टिस लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसने, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल इज नॉट टू विन cases for the government but to ensure that justice is done to the people। ठीक है ना, ये किसने बोला था? जूरिस्ट नानी, नानी पालकीवाला। ठीक है ना, कोट बाय। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर आ सकता है? देखो यार, ये क्वेश्चन बनेगा PU वालों के लिए। PU 2024 का PU का कोई भी एग्जाम दे रहा है, LLB 3 years, LLB 5 years, या होटल मैनेजमेंट में भी, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, बट यहाँ पे कॉमनवेल्थ अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हुई है? चलिए ये बताइए, वेयर, ये आप ढूंढ कर लाएंगे, बताओ बताओ कहाँ पर हुई है। चलिए, उसके बाद पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, पंजाब गवर्नर, पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित गेव हिज रेजिग्नेशन, रिजाइन कर दिया। ठीक है ना,
एज स्टेट गवर्नर ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, ऑल्सो एज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी ऑफ चंडीगढ़। किसने रिजाइन दिया? बनवारी लाल पुरोहित ने, ठीक है ना, पंजाब के गवर्नर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं यूटी चंडीगढ़ के, ठीक है। द यूनियन होम मिनिस्टर हैज कैंसल्ड द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो यार, ये वाला तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, FCRA, ठीक है ना, मैंने कल भी समझाया था FCRA, तो प्लीज़ कल वाली क्लास अगर नहीं अटेंड करिए तो वो ज़रूर देखें। यूनियन होम मिनिस्ट्री कैंसल्ड FCRA, दैट इज foreign contribution, that is foreign contribution regulation act, registration of Christian organization, जिसका नाम क्या है? तसोस। क्या नाम है? तसोस क्या है? तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी। क्या नाम है इसका? तमिलनाडु सोशल सर्विस सोसाइटी। इनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया गया, किसके साथ? FCRA के साथ। कोई बता सकता है FCRA के पॉइंट्स क्या है? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ FCRA? क्या पॉइंट्स है FCRA के? FCRA के पॉइंट्स यहाँ पे लिखूंगी। FCRA जो कि नाम ही अगर हम फुल फॉर्म देखें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन से कंट्रीब्यूशन, अगर कोई बाहर से एनजीओ कंट्रीब्यूशन, बाहर की कंट्री से कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना चाहता है तो उसको इसके अंडर लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। अब ये कैंसिल हो गया तो ये क्या है, चलेगी ये इंडिया में, बट बाहर से कंट्रीब्यूशन, बाहर से पैसा जो है वो नहीं ले सकते, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं सेकंड तमिलनाडु बेस्ड क्रिश्चियन एसोसिएशन है जिसका FCRA कैंसिल हुआ है इस साल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट विच इज अंडर टासॉस इज एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलनाडु कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर ये जो टसॉस है, ये इसके बारे में और डिटेल में लिखेंगे। टसॉस जो है, टसॉस इज एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन of the Tamil Nadu Catholic Bishops Conference, ठीक है ना। The ministry's order said the organization is no longer eligible to receive foreign donation and registration has been cancelled on account of violation. NGO is registered as social organization under FCRA, can receive foreign contribution for social, cultural, religious, economic and cultural programs. तो यहाँ पर इसका जो है कैंसिल हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे का कैंसिल हुआ है। तो क्या मुझे कोई लिस्ट दे सकता है? पहली वाली किसका पढ़ा था? CPR है ना, पढ़ा था ना। एक कौन सी थी? वर्ल्ड विजन। सबके नाम बता दो, चलो अगर सबके नाम बता दिए ना, मैंने यहाँ पे हिंट्स दे दिए हैं, सबके नाम बता दो कौन कौन सी कैंसिल हुई है, ठीक है ना। एक हमने कल पढ़ी थी दिल्ली वाली, वो IAS ऑफिसर की, ठीक है ना, और आज ये चौथी तमिलनाडु वाली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये सारी आपको याद हो जाएंगी तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे कौन है कैंसिल करता है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में है ये सारा, ठीक है ना। FCRA किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री के हाथ में। चलिए आगे चलेंगे। माइग्रेशन, ठीक है ना। माइग्रेशन क्या होते हैं? दूसरी कंट्री में चले जाना, कहीं और चले जाना जहाँ से आप बिलोंग करते हो। तो कनाडा ने बहुत सारे रूल्स जो हैं माइग्रेशन के चेंज कर दिए हैं, जैसे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ाज दिए जाते थे वो जो है अब नंबर कम कर दिया गया है। आफ्टर 12th जो चले जाते थे उनके लिए थोड़ा कम ही कर दिया है। अब ये चाहते हैं कि जो मास्टर्स करने आते हैं और PhD करने आते हैं उनको ही बुलाया जाए, ठीक है ना। तो कनाडा ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस माइग्रेशन के चेंज कर दिए हैं। ये हम ज़्यादा नोट नहीं करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है तब हम नोट करेंगे। उसके बाद आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स एक्ट 1991। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है? देखिए यहाँ पर ज्ञानवप्पी मॉस्क का इशू जो है वो सारा डिटेल में हो रहा है। एक बार नोट्स बना लेते हैं ज्ञानवप्पी मॉस्क के, ठीक है ना। आज टाइम भी है हमारे पास, तो ये मैं मतलब अच्छे से बनवा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया नोट्स बनने वाले हैं, तो ध्यान देना थोड़ा और साथ साथ लिख भी लेना। तो ज्ञानवप्पी मॉस्क का इशू क्या है, ठीक है।
अब ज्ञानवपी मॉस्क के अंदर सबसे पहले जो एक्ट के बारे में हमको बात करनी है, जो आपको बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जा सकता है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। ठीक है ना। अब ये एक्ट के अंदर मैंने आपको बहुत बार बताया कि क्या हुआ। ये एक्ट जो है इसके पॉइंटर्स नोट करेंगे। ठीक है ना। व्हेन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट गेन मोमेंटम, द विश्व हिंदू परिषद एंड अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस टुक अप द केस ऑफ टू अदर मॉस्क। तो जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला केस चल रहा था, तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने दो दूसरे और मॉस्क का जो केस था वो उठाया। वो कौन कौन से मॉस्क थे? वो एक था ज्ञानवपी मॉस्क इन वाराणसी और शाही ईदगाह इन मथुरा। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो मॉस्क का जो इशू है वो चला राम जन्मभूमि के अलावा। वो कौन से मॉस्क है ये आज हम लिख लेते हैं बहुत क्लियरली कि कौन सा कहाँ पर है। क्या ना, ज्ञानवपी मॉस्क जो है वो कहाँ पर है? ज्ञानवपी मॉस्क वाराणसी में है। ज्ञानवपी मॉस्क वाराणसी में है। और वहीं पर शाही ईदगाह मॉस्क जो है, शाही ईदगाह मॉस्क जो है, शाही ईदगाह मॉस्क जो है वो कहाँ पर है? वो मथुरा में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ वाले जो मॉस्क भी हैं वो भी टेम्पल को हटा करके बनाए गए। ठीक है ना। यहाँ वाले मॉस्क भी टेम्पल को हटा करके बनाए गए। अब यहाँ पर हमने मॉस्क का नाम लिख लिया, तो यहाँ पर जो शाही ईदगाह वाला मॉस्क है वो कृष्ण सॉरी, कहा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि के मतलब कृष्ण जी की जमीन थी वो, ये कहा जाता है। एंड लॉर्ड विश्वेश्वर, और जो ये वाली है वो कहा जाता है लॉर्ड विश्वेश्वर और शिव जी का भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर ये हम ऐसे लिख लेंगे प्लेस। ठीक है ना। मॉस्क कौन सा था और टेम्पल कौन किसका था। ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो है ये बना। ठीक है ना। ये वाला इशू जो है ये हुआ। अब यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के अंदर अब ये क्या है? ठीक है ना। ये तो हमने डिस्प्यूट्स अपने लिख लिए इन सितंबर। अब ये जो एक्ट था ये कैसे आया है ना। सबसे पहले तो इसकी डिमांड कर ली थी। सेकंड क्या है? इन सितंबर 1991 द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इनेक्टेड अ स्पेशल लॉ टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ। ठीक है ना। तो कब इन, ये लिखेंगे पूरा, इन सितंबर 1991 पीवी नरसिम्हा राव। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी। इनेक्टेड, इनेक्टेड पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इनेक्टेड, इनेक्टेड अ स्पेशल लॉ टू फ्रीज द स्टेटस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप as they were on 15th August 1947। ठीक है ना। क्या किया, मतलब यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करी जा रही है कि जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनको फ्रीज कर दिया गया। ठीक है ना। जैसे जहाँ अगर वहां पर टेम्पल है तो टेम्पल रहेगा, चर्च है चर्च रहेगा, ठीक है, मस्जिद है मस्जिद रहेगी, चेंज नहीं कर सकते। कैसा? जो 1947 में था, 1947 डे ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस दिन हम आज़ाद हुए उस दिन जैसा था वैसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये फ्रीज कर दिया उन्होंने। किसकी गवर्नमेंट थी? पीवी, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। द लॉ केप्ट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर एट अयोध्या आउट ऑफ द प्रीव्यू। अब तुम कहोगे कि ठीक है 1991 में आया था तब तो अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला इशू चल रहा था, तो उसके अंदर एक्सेप्शंस डाले गए कि ये वाला लॉ इन इन चीजों को नहीं लगेगा। ठीक है ना। और उस एक्सेप्शन में क्या डाला गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ एक्सेप्शंस डाली गई और वो एक्सेप्शंस क्या थी। ठीक है। एक्सेप्शंस डाली गई इस लॉ के अंदर, और एक्सेप्शंस के अंदर क्या डाला गया कि ना, एक्सेप्शंस के अंदर डाला गया लॉ, above law kept disputed structure at Ayodhya out of its purview।
as it was then an ongoing litigation. मतलब इसके ऊपर litigation का मतलब क्या होता है कि case was going on, case was already going on, ये लिख लेंगे, case was already going on, case was already going on, case जो था वो already चल रहा था इसके ऊपर, अयोध्या जो राम मंदिर वाला डिस्प्यूट है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको इट वॉज केप्ट आउट ऑफ दिस लॉ, ठीक है ना, कि भाई ये वाला अयोध्या का जो डिस्प्यूट है उसको नहीं लगेगा, राम मंदिर वाला, ठीक है ना। The act declares that religious character of a place of worship are continued to be same as it was on 15th August. It says that no person shall convert any place of worship of any, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कि इधर से उधर, जैसा वो था वैसा ही रहेगा, ठीक है जी। देयर आर अ कपल ऑफ एक्सेप्शंस। 1991 विल नॉट अप्लाई टू, और ये किसको नहीं अप्लाई करेगा, 1991 एक्ट विल नॉट अप्लाई टू ancient, apply to ancient and historical monuments and archaeological sites and remains that are covered by ancient monuments and archaeological sites and remains Act 1958। तो ये कहा गया कि देखो, एक तो जो राम जन्मभूमि वाला डिस्प्यूट चल रहा है अयोध्या का, वो एक्सेप्शंस में डाल दिया। अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्ट के अंदर कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, रिमेन्स है, वो इसके अंदर से बाहर निकाल दिए। और तीसरा एक और पॉइंट निकाल दिया, will not apply to any suit that has been finally settled or disposed of, any suit that has been settled by the parties before the 1991 act came into force, or the conversion of any place that took place by acquaintances। not apply, ये बहुत important है, not apply to any place, not apply to any place that took place, conversion of any place, not apply to conversion of any place that took place by acquiescence। और acquiescence का मतलब the act of accepting or agreeing to something, often unwillingly, ठीक है ना, मतलब अनविलिंगली, धक्के से अगर कुछ एक्सेप्ट करवा दिया हो। तो अब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, एक बार रिवीजन करेंगे क्योंकि थोड़ा हैवी टॉपिक है। तो यहाँ पे हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 के बारे में पढ़ा। पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, सितंबर के अंदर ये एक्ट लेकर आया गया, जिसने कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो भी रिलीजियस करेक्टर था प्लेस का वो वैसे ही रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज नाउ, ठीक है ना। और ये क्यों हुआ, क्योंकि एक तो अयोध्या वाला टेम्पल का डिस्प्यूट चल रहा था, बाबरी मस्जिद का डिस्प्यूट चल रहा था, और दूसरे दो और डिस्प्यूट सामने आए, दैट इज ज्ञानवप्पी मॉस्क वाला, शाही ईदगाह मॉस्क वाला। ज्ञानवप्पी मॉस्क जो वाराणसी में है, और वहाँ कहा जाता है लॉर्ड विश्वेश्वर और शिव जी का टेम्पल था, ठीक है। और मथुरा वाली जगह पर कहा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि, जो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, ठीक है ना। तो ये लॉ आ गया। अब इसके अंदर एक्सेप्शंस थी। एक्सेप्शंस क्या थी, सबसे पहली एक्सेप्शन जो यहाँ पर हमने बात करी कि अगर वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आता है, अगर वो मॉन्यूमेंट है, तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरी एक्सेप्शन के बारे में हमने जो पढ़ा वो ये था कि अयोध्या टेम्पल को, अयोध्या वाला जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर वाला डिस्प्यूट है, उसको एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर किसी ने वो एक्विसेंस से ले लिया, मतलब अगर किसी ने अनविलिंगली धक्के से किसी से वो चीज़ ले ली है, तो फिर वो भी यहाँ पे कवर नहीं होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बाबरी मस्जिद वाला तो चलो ठीक है, वो तो पेंडिंग था, क्लियर कट आ गया, बट अब जो यहाँ पर ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर अलाउ किया गया है, प्रेयर्स अलाउ करी गई हैं, वो कैसे अलाउ कर दी, ठीक है ना। तो वो भी आंसर किया गया है यहाँ पर। इन 2022 इन द वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय अ ग्रुप ऑफ हिंदू वुमेन वर्शिपर्स सीकिंग टू असर्ट देयर राइट टू वर्शिपिंग डाइटीज। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो लिखेंगे वो लिखेंगे ज्ञानवप्पी मॉस्क इशू,
ठीक है ना। जो ज्ञानवप्पी मॉस्क वाला इशू है वो कहाँ से चालू हुआ, ये अब लिखते हैं। तो टाइमलाइन बनाएंगे पूरी। 2022 के अंदर क्या हुआ, 2022 के अंदर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वाराणसी, अ सूट वॉज फाइल्ड, अ केस वॉज फाइल्ड, पूरा अच्छे से लिखेंगे। अ केस वॉज फाइल्ड इन, अ केस वॉज फाइल्ड इन वाराणसी district court by a group of Hindu women worshippers seeking to assert, seeking to, asking for right to worship deities they claim are still found on premises of ज्ञानवप्पी मॉस्क। तो क्या बोला गया कि ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर हमारे भगवान बैठे हैं, ठीक है ना, विजिबल और इनविजिबल भगवान है, हमें उनको प्रेयर करने की परमिशन दी जाए। अब ये परमिशन क्यों ग्रांट करी गई, क्योंकि 1993 तक ये प्रेयर्स वहां पर हो रही थी। तो दिमाग में रखना 1947 को करेक्टर क्या था, क्योंकि 1993 तक तो प्रेयर हो रही थी, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे हिंदू और हिंदूज का टेम्पल और मुस्लिम्स का मस्जिद दोनों एक साथ चल रहे थे 1993 तक, ये हम कह सकते हैं कल वाले एडिटोरियल को पढ़ के भी, ठीक है ना। तो ये केस फाइल हुआ 2022 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसको वर्शिप करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर माँ श्रृंगार श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी, ठीक है, ये जो है हमारे हैं, ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि पार्ट ऑफ द साइट, पार्ट ऑफ द साइट, also pending is another batch of suits filed in 1991 seeking a declaration that part of the site of ज्ञानवप्पी मॉस्क belongs to, and another जो सूट है, केस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक तो ये 2022 में हुआ, एक 90 ऑल्सो अनदर बैच ऑफ सूट, ये हम अलग से लिख लेते हैं, ग्रीन पेन से लिखकर ये डब्बे में डाल देंगे। ऑल्सो पेंडिंग is another dispute, another batch of suits, another batch of suits filed in 1991 seeking a declaration that a part of the site of Gyanvappi Mosque belongs to Lord विश्वेश्वर। तो ये भी कहा जाता है कि जो साइट का कुछ पार्ट है वो किसको बिलोंग करता है, लॉर्ड विश्वेश्वर को है। और 1991 में इससे रिलेटेड भी केसेस फाइल हो गए जी, इसके रिलेटेड केसेस भी फाइल हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो केसेस फाइल हुए, एक वाले केस के अंदर जिसके अंदर इस वाले केस के अंदर अलाउ किया गया, अलाउड प्रेयर इन बेसमेंट, ठीक है ना, इस वाले केस के अंदर प्रेयर इन बेसमेंट अलाउ करी गई है। तो ये वाले जो केसेस हैं अभी ये चल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। The main basis of the suits is that the Hindu site says that an old temple of Lord Vishweshwar lies at the center of the Gyanvappi compound. The site they contend is the abode of self-manifested deity since time immemorial. They claim that the temple was abolished. ठीक है ना, Hindu side claims that temple was abolished, temple was demolished in the order of एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने ये टेम्पल डिमोलिश किया, और कब किया ये टेम्पल डिमोलिश, इन 1669। So far, court orders have favored the position that these suits are not barred by. अब यहाँ पर suits not barred by, यहाँ पर एक और पॉइंट बनाएंगे। देखो यार, जो मैंने कल वाली स्टोरी सुनाई थी ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। suits not barred by मतलब सूट मतलब केसेस not barred by worship by places of worship act।
अब यहाँ पर ऑर्डर कह रहा है कि जो ऊपर 2 टेम्पल्स और मस्जिद की बात हो रही है वो कोर्ट में जाने से क्यों नहीं रुक सकते, तो ये बार क्यों नहीं हुए, ठीक है ना। एक बार दोबारा वजन मारेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद वाला केस चालू हो गया, बाबरी मस्जिद की जगह कहा गया कि राम टेम्पल आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये वाला केस चल रहा था कि साथ के साथ इसकी बातें भी होने लगी, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने ये वाला लॉ लेकर आए कि भैया 1947 में जो जैसा था वो वैसा रहेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 2022 में 2023 के अंदर फिर ज्ञानवप्पी मॉस्क और शाही ईदगाह मॉस्क की बात कैसे हो गई, क्योंकि ये भी तो अभी भी तो लॉ वैलिड है, चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर 2 लूप होल्स हैं और वो 2 लूप होल्स के बारे में यहाँ पर बात करी हुई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बात करी हुई है, द सूट इन मथुरा pertain to Shahi Idgah mosque that stands adjacent to Krishna Janambhoomi temple. These suits claim that the mosque was built over the birthplace of Lord Krishna, ठीक है ना। ये शाही ईदगाह वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर so far court's order the main base of suit is that Hindu side says that ये था, ठीक है, ओके फाइन। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर claims that temple existed there prior to the construction of mosque, ठीक है। The order allowing Hindu prayers has been questioned by मथुरा pertain to शाही ईदगाह यहाँ पे इन्होंने रीजन नहीं दिया, तो रीजन मैं दे देती हूँ आपको। सबसे पहली बात, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ, ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर इन्होंने कल ही बता दिया था रीजन, तो वही हमको कॉपी करना है। ज्ञानवप्पी मॉस्क के अंदर prayer was for demand, a request for case was filed for allowing to pray, permission to pray, ठीक है ना, परमिशन टू प्रे, तो परमिशन टू प्रे। और दूसरी चीज इसके अंदर जो कि 1993 तक चल रही थी, ठीक है, 1993 ने गवर्नमेंट ने बंद करवा दी थी, गवर्नमेंट ने बंद करवाई थी ये प्रेयर, तो यहाँ पर तो चल रहा था, 1993 तक प्रेयर हो रही थी, ठीक है ना। तो इसलिए ये लॉ ये हो पाया। और जो शाही ईदगाह वाला है वहां पर कहा जाता है द डिस्प्यूट वाज सेटल थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन, तो यहाँ पर शाही ईदगाह वाला भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये जो कॉम्प्रोमाइज की डेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाही ईदगाह मॉस्क, तो शाही ईदगाह मॉस्क कहाँ पर है, मथुरा के अंदर है, कृष्ण जन्मभूमि। कहा जाता है कि यहाँ पर द सूट क्लेम्स, यहाँ पर जो सूट फाइल किया हुआ है वो क्या क्लेम करता है, सूट क्लेम्स दैट mosque was built over the birthplace of Lord Krishna. Mosque committee denies allegation. Dispute was settled through a compromise between Shri Krishna Janmasthan Seva Sansthan and Shahi Idgah Trust in 1968 and implemented through a decree. यहाँ पे समझना पड़ेगा बेटा जी आपको, तो बेसिकली इसकी भी हिस्ट्री है, ठीक है ना। ये एक राजा ने खरीदा था, पहले एक राजा ने खरीदा, ठीक है ना, तो राजा ने किसी को बेच दिया आगे, ये कुछ था, मतलब किसी ए ने खरीदा, उसके बाद राजा के पास गया ये लैंड, और राजा ने अपने सन्स के पास चला गया, और सन्स जो थे उन्होंने ट्रस्ट बना दिया, और ट्रस्ट को बोला गया कि ये लैंड को आप संभालो, पर आप कभी इस लैंड को ना तो किसी को दे सकते हो, ना तो आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इसको बेच नहीं सकते, ना तो सेल कर सकते हो ना ही ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर एक अग्रीमेंट, एक ट्रस्ट का जो बना था वो इसी उस पे बना था कि भाई आप ना तो उसको ट्रांसफर कर सकते हो ना ही उसको सेल कर सकते हो, तो क्या ये 1968 की जो सेटलमेंट है ये वैलिड होगी, ये वैलिड होगी? दिस इज द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी डिसाइडेड। तभी ये वाले जो दोनों जो केसेस हैं ये 1991 एक्ट के अंदर नहीं कवर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हॉट बर्निंग इशू है, सो यू नीड टू नो। उसके बाद बात करते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस ड्यूरिंग हर बजट स्पीच, और बजट स्पीच से मुझे याद है किस किसने बजट का सेशन ही अटेंड किया,
बजट का सेशन किस किसने अटेंड नहीं किया, मैं बता देती हूँ अभी। क्वेश्चन पूछूंगी दो। सबसे पहले पीएम श्री जो स्कीम है, श्री की क्या फुल फॉर्म है उसके अंदर, उसमें क्या कर रहे हैं, एम क्या है, फुल फॉर्म बता दो और एम क्या है। सॉरी फॉर द बर्ब, एक तो ये बता दो। दूसरा, जो सोलर पैनल्स लगवा रही है गवर्नमेंट, वो किन के उसमें लगेंगे, किन के घरों में लगेंगे, जिसमें 300 यूनिट्स यूज हो रहे हैं, 300 लेस देन 300 यूनिट्स वालों में लगेंगे, लेस देन 100 यूनिट्स वालों में लगेंगे। ठीक है, सोलर पैनल्स जो गवर्नमेंट फ्री में लगवा रही है, गवर्नमेंट सारा एक्सपेंस बेयर कर रही है जिसका। तो पीएम श्री और ये कमेंट में बता दो इसका आंसर किस किस को पता है। ठीक है ना, बजट करना बहुत जरूरी है। आपकी स्कीम्स एक साथ कवर हो रही हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का वन शॉट लगा सकते हो आप, उसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि फिस्कल डेफिसिट कितना रिड्यूस होगा इन बजट सेशन। गवर्नमेंट said it would reduce fiscal deficit to 5.1% of GDP। GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन 2024-25 अभी मैं बताऊंगी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। और उन्होंने क्या ऐड किया, फिस्कल डेफिसिट would be far too below 4.5% of GDP बाय 25-26। तो उन्होंने एम रख दिया कि भाई इतना इतना हम ऑफ जीडीपी जो है फिस्कल डेफिसिट ले आएंगे। बट अब क्वेश्चन है कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। ये लिखेंगे, रेफर्स टू द शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर। ठीक है ना, इनकम जो है वो कम है और खर्चा जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। और वो कितना ज़्यादा है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। ठीक है ना, अभी थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द शॉर्टफॉल इन गवर्नमेंट रेवेन्यू व्हेन कंपेयर टू इट्स एक्सपेंडिचर। When a government expenditure exceeds its revenue, the government will have to borrow money or sell assets to fund the deficit। assets जो प्रॉपर्टीज जो चीजें वो ओन करती है वो बेचनी पड़ेंगी या तो किसी से बोरो करना पड़ेगा। टैक्सेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। देखिए गवर्नमेंट की रेवेन्यू कहाँ से होते हैं, जो टैक्स हम भरते हैं। ठीक है ना, तो वो जो है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अगर हम लिखें तो क्या है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस इनकम। ठीक है ना, तो ये हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसा है नहीं है, मतलब ये वाली ज़्यादा डेफिनेशन देखनी है आपको। उसके बाद आगे चलेंगे, इस्माइल कानी। ठीक है ना, ये आज के अब एडिटोरियल्स तो स्टार्ट कब से हो रखे हैं, अब जो ये पीपल वाली साइड होती है ना, इस्माइल कानी ये कौन है, ही इज द लीडर ऑफ कर्ड्स फोर्स। अब यहाँ पे कर्ड्स फोर्स क्या है, कर्ड फोर्स जो है एलीट विंग ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट विंग ऑफ ईरान्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। ठीक है ना, IRGC। ठीक है ना, अपॉइंटेड इन, लीडर कब अपॉइंट हुए, अपॉइंटेड इन 2020 आफ्टर कासिम सोलेमनी। और कासी सोलेमनी क्या हुआ था, वॉज असैसिनेटेड बाय यूएसए। असैसिनेटेड, ड्रोन अटैक हुआ था, असैसिनेटेड बाय यूएसए मतलब यूएसए ने मार दिया था, यूएसए ने मार दिया था। असैसिनेटेड का मतलब क्या होता है, मर्डर्ड। ठीक है ना, उसके बाद किसने संभाली प्रजा को, किसने संभाला, इस्माइल कानी ने, स्माइल करते हुए। ठीक है ना, इस्माइल है पर थोड़े से काने आंख से,
इस्माइल कानी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पर उन्होंने बोला कि सोलेमानी जो थे वो कब से 1998 चीफ ऑफ क्वाड्स फोर्स 1998 से लेकर अपनी डेथ तक थे, बहुत कुछ उन्होंने संभाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। बट आज की डेट में ईरान जो है और जो उसकी लड़ाइयाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान बैक्ड मिलिट्री ग्रुप्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये अलग ही पॉइंट बनाते हैं हम, नंबर 2 रोमन में डालेंगे। ईरान बैक्ड मिलिटिया ग्रुप्स, मतलब जो सरकारों से लड़ रहे हैं वर्ल्ड की, ठीक है ना, वो मिलिटिया ग्रुप्स, कंट्रीज को बैक नहीं कर रहे हैं। ये मिलिट्री ग्रुप, मिलिटिया ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट्स के साथ लड़ रहे हैं, उनको बैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक हम प्यारा सा टेबल बना लेंगे, प्यारा सा तो क्या है, मतलब बना लेंगे बस टेबल, ठीक है ना। तो हजबोला, हजबोला कहाँ पे है, लेबनान में है, ठीक है। हमास कहाँ पर है, गाजा में है, जिसके साथ अभी कौन लड़ रहा है, जिसके साथ अभी इसराइल लड़ रहा है, पैलेस्टीन में कह सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद हूथीज जो है वो यमन में है, हूथीज जो हैं वो यमन में है। और कताइब हिजबुल्लाह जो है वो कहाँ पर है, वो इराक में है, वो इराक में है, ठीक है ना। तो ये सारे जो हैं इनको कौन बैक कर रहा है, इन मिलिटियाज को सामान कौन पहुंचा रहा है, जो हम कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से अटैक हो गया, ड्रोन से अटैक हो गया, ये जनाब जी ईरान बैक्ड मिलिटिया ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। नेम ऑफ ग्रुप्स हैं, नेम ऑफ ग्रुप्स और ग्रुप्स हैं ये, और ये जिन जिन कंट्रीज के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं ये उनका नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ईरान वालों के साथ क्या हुआ, ईरान का मेन कब हुआ, ईरान का मेन जब हुआ ये हुआ कि हमास ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, ठीक है ना, टेररिस्ट अटैक किया, इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, अब इनकी लड़ाई चल रही है। ईरान जो है वो बैक कर रहा है, अब ईरान बेस्ड जो हुथीज हैं वो रेड सी के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हमास है ये इसराइल के साथ लड़ रहा है, ये इसराइल के साथ लड़ रहा है, ठीक है ना। और जो हुथीज हैं ये रेड सी में अटैक कर रहे हैं, यमन वाले, ठीक है ना। ये सब ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं जो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इस्माइल जो कानी है वो बहुत, उनका भी मेजर रोल है, क्योंकि अगर लड़ाइयाँ चल रही हैं तो हथियार भी देने, उनको बताना भी है लड़ाई कैसे करनी है, हेल्प भी करनी है। तो दिस इज व्हाट ईरान इज प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल इन वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे कि देखिए ये भी इसका बैकग्राउंड क्या है, साउथ अफ्रीका गया, तो यहाँ पर भी दोबारा से लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, हमास ने इसराइल पे अटैक किया, टेररिस्ट अटैक किया, ठीक है। इसराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी कि भैया हम तो अब तुम्हें, ठीक है ना, अब हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ। कहाँ पे लड़ाई चल रही है, गाजा में चल रही है, जो कि पैलेस्टीन का पार्ट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका को चढ़ गया गुस्सा, साउथ अफ्रीका कहता है कि ये जो इसराइल कर रहा है गाजा में, दिस इज जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है, जेनोसाइड इज कि आप किसी क्लास, किसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हो और उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये जेनोसाइड हो रहा है, पैलेस्टीनियंस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है इसराइल, ठीक है। तो ये गए आईसीजे। आईसीजे क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये लिखने की जरूरत है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नोट करना है तो कर सकते हो, नहीं तो सुन लो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ बैठती है, हेग में। हेग कहाँ पर है, नेदरलैंड्स में, इतना तो पता है, ठीक है। हेग कहाँ पर है, द नेदरलैंड्स में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए साउथ अफ्रीका वाले, ठीक है ना, ये भी मेंबर है, इसराइल भी मेंबर है, कि उनको बोला कि देखो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो आईसीजे ने भी जजमेंट दे दी कि तुम रुक जाओ, सीज फायर का नहीं दिया, ये नहीं सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग नहीं दिया, बट उन्होंने कहा कि ट्राई करो कि जो कन्वेंशन, जेनोसाइड कन्वेंशन में कहा हुआ है फॉलो करने के लिए, वो आप फॉलो करिए और जेनोसाइड मत करिए, ऐसा कुछ बोला इसराइल को। इसराइल को चढ़ गया गुस्सा, इसराइल को चढ़ गया गुस्सा। उन्होंने क्या किया, ये हम पहले भी नोट कर चुके, UNRWA, दैट इज यूएन रिलीफ्स। अब ये नोट करना पड़ेगा, ये स्टोरी के बाद ये नोट करना पड़ेगा। चलो ऐसा करें, ये स्टोरी को उठा करके साइड में ले जाते हैं, एक मिनट रुको। ये स्टोरी को उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है ना, किसी ने देखनी होगी तो देख लेना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग आई तो क्या हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब रूलिंग आई तो उसके अंदर यूएनआर स्टाफ मेंबर्स क्रॉस बॉर्डर, तो यहाँ पर व्हेन इंटरनेशनल, एक मिनट ये रीजन में आ जाएगा, ये लिखेंगे इसराइल केम अप विद न्यूज, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे टाइटल नहीं सुना,
UNRWA ये लिखते हैं, यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, staff members were involved in cross-border attacks by Palestinian militant group Hamas on Israel on 7th October 1993 2023 सॉरी। तो 2023 के अंदर जो अटैक हुए 7 अक्टूबर को, ये पिछले साल ही, ठीक है, उसके अंदर जो यूएन रिलीफ वर्क्स एजेंसी के लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, वो क्रॉस बॉर्डर अटैक में इन्वॉल्व थे। अब ये सुनते ही क्या हुआ, यहाँ पर सबसे पहले इनकी जो फंडिंग थी वो बंद कर दी गई, ठीक है ना। तो इसके अंदर कहा गया 12 मेंबर्स वर डायरेक्टली इन्वॉल्व, 12 मेंबर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, अब इसके अंदर फॉल आउट 13 कंट्रीज, फॉल आउट मतलब वजह से, फॉल आउट ऑफ जजमेंट दीज एलिगेशंस, मतलब इन एलिगेशंस की वजह से क्या हुआ, 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग 13 कंट्रीज इंक्लूडिंग UNRWA's largest donor USA have paused funding फॉर द एजेंसी। और ये कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये वहीं काम कर रहे हैं जहाँ पे वॉर चल रही है, और फंडिंग, अगर पैसा मिलना बंद हो गया तो काम कैसे होगा। अब यहाँ पर पता चलेगा कि UNRWA है क्या, ये हमने शायद पहले भी नोट किया है, दोबारा कर लेंगे। UNRW है क्या, UNRW बेटा जी इज द UN एजेंसी डेडिकेटेड टू helping refugees stemming from इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। जो इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, लड़ाई की वजह से जो रिफ्यूजीज बन रहे हैं, मतलब जिनके पास ना रहने को है ना खाने को कहीं पे भी नहीं है, वो उनकी हेल्प कौन कर रही है, ये एजेंसी कर रही है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, इस्टेब्लिश्ड इन 1948। क्यों, टू केटर टू रिफ्यूजीज फ्रॉम अरब इजराइली वॉर, अरब इजराइली वॉर ऑफ 1948, ठीक है ना। ऑपरेशन इनके 1950 में स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर ये जो है UNRW की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए बेटा जी आपको, ठीक है ना। 13 कंट्रीज और USA ने फंडिंग बंद कर दी है, ठीक है ना। कौन सी मेंबर कंट्री थी, ये कहाँ गया, भाग गया वो जो हमने रखा था। कौन सी मेंबर कंट्री थी जिसको हमने, कौन सी मेंबर कंट्री थी जो गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कि देखो ये जेनोसाइड कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। और ऐसे ही म्यांमार के अंदर भी रोहिंग्यास के अगेंस्ट जेनोसाइड हो रहा था, तो कौन सी कंट्री गई थी ICJ, कौन सी कंट्री गई थी। क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं, ये आंसर इन द कमेंट्स। तभी कह रही हूँ सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया में टाइफॉइड वैक्सीन एफिकेसी, जितने भी स्लैट वाले बच्चे, सिम्बाइसिस, स्लैट और SCT जनरल एग्जाम वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुने, वैक्सीन वहाँ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछते हैं किसकी कौन सी वैक्सीन नहीं लॉन्च हुई। तो इंडिया मेड टाइफॉइड वैक्सीन, रेड पेन से लिखेंगे, इंडिया मेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला कि स्लैट वाले ध्यान से पढ़ो तो बाकी सब कहेंगे चलो हम तो नहीं लिख रहे, भैया सबको लिखनी है, इनके यहाँ ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मतलब तुम्हें याद करने की इंटेंसिटी देख रहे हो। इंडिया मेड टाइफॉइड वैक्सीन एफिकेसी लास्ट फॉर 4 years, ठीक है, 4 साल के लिए ये वैक्सीन जो है प्रोटेक्शन देती है टाइफॉइड की, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किसने बनाई है, ये वैक्सीन बनाई किसने है और नाम क्या है, हैदराबाद बेस्ड, हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक्स, भारत बायोटेक्स कॉन्जुगेट टाइफॉइड टॉक्सॉइड वैक्सीन, जिसका नाम है टाइप बार,
ठीक है ना, कोई लोग थे जो बार में बैठ के टाइपिंग का काम कर रहे थे, ठीक है ना। ये लास्ट फॉर 4 years, लास्ट फॉर 4 years, ठीक है ना। तो 2018 में हुए थे। अब जो है देखा जा रहा है कि भैया इतने के लिए किसकी वैक्सीन, टाइफॉइड की वैक्सीन किसने बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैट वाले बच्चों के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। उसके बाद अ पाकिस्तान कोर्ट ऑन सैटरडे इस सेंटेंस जेल्ड फॉर्मर पीएम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, अब नहीं है, उनका हमने नोट कर लिया था कि कब जेल, क्या हुआ, सब नोट करा था या नहीं किया था, क्या था या नहीं क्या था, जल्दी से बता दो। इतने में तुम्हें इसका बता देती हूँ। देखिए, आप मंथली 1 शॉट करंट अफेयर्स वीडियोस जो हैं वो बाय कर सकते हैं। ये मंथली करंट शॉट वीडियोस जो हैं, 1 शॉट वीडियोस मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023, सॉरी जनवरी, हाँ जनवरी भी डाल दिया इस बार मैंने, 2023 तक अवेलेबल हैं। फेब भी डल जाएगा जैसे ही 10-15 डेज होंगे, 2024 सॉरी जैन 2024 तक अवेलेबल हैं ये भी। 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है ना, बढ़िया। इसमें मज़े से आपका फुल मंथ डन हो जाता है 7 to 8 आवर्स में। देखिए, यहाँ पर आपको मैगजीन तो मिल ही रही है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है। आपको टेंशन नहीं लेनी कि मुझे इसको समझाएगा कौन, मैं आपको समझा रही हूँ। दैट इज़ वाई दिस इज़ फॉर ₹300। इसमें मैगजीन के साथ आपको डिजी नोट्स तो मिल ही रहे हैं, बट साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है उन नोट्स की। तो फॉर श्योर 100% श्योर हो जाओगे आप कि यार करंट अफेयर्स में तो कोई आपको पिछाड़ नहीं सकता। इवन अगर आप रेगुलरली क्लासेस नहीं लगा रहे हो, आपको ये फॉलो करना चाहिए। क्लैट के लिए एलेट, स्लैट, एनएल सैट, एनलैट, सीयूटी, यूजी, पीजी, एमएचसीटी, जामिया, पंजाब यूनिवर्सिटी, एआईएलएलटी, लखनऊ, इलाहाबाद, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, पीसीएस जनरल स्टडीज़ के लिए, स्टेट के लिए प्रिपेयर करो, डिफेंस के लिए कर रहे हो। अब इसके बाद हमारे पास, अगर आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, बहुत रेगुलरली लगा रहे हो लेक्चर्स, तो आपकी ही डिमांड थी कि हमको एमसीक्यूज भी चाहिए, क्योंकि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। नो, आप प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया अब होगी, क्योंकि आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं 10+ टेस्ट, जिसमें 50 ईच क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन की क्या खासियत है, आपको द हिंदू के क्वेश्चन तो कवर हो ही रहे हैं, बट अदर सोर्सेज में से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है ना, जैसे रिपोर्ट्स हो गए, इंडेक्सेस हो गए, वो बहुत ज़्यादा कवर नहीं होते द हिंदू में, बट वो आपके मेरे एमसीक्यूज जो मैं बना रही हूँ उसमें कवर हो जाएंगे। ये आपको ₹250 में मिल रहे हैं, और इसको आप एज टेस्ट जो है 3 टाइम्स आप एज टेस्ट दे सकते हो, और क्वेश्चन और आंसर्स के पास तो जितनी मर्जी बार चाहो वापस जा सकते हो। ऐसा नहीं कि 3 बार टेस्ट देकर ख़त्म, नहीं, जितनी मर्जी बार वापस जाओ। उसके बाद हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है स्लैट के, एमएचसीडी 3 इयर्स के, 5 इयर्स के, और सीयूटी पीजी के। ये सब कुछ अवेलेबल है loggery.in पर, आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पूछा था इमरान खान का, हमने नोट किया था कि इमरान खान जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, वो किस किस चीज़ में जेल गए हैं, ठीक है। एक तो तोशखाना केस है, ठीक है ना, एक उन्होंने उसके अंदर गिफ्ट जो मिले थे वो ले गए थे अपने साथ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो मिले थे बेच भी दिए थे बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पर उनका एक तीसरा थर्ड केस भी उनके ऊपर हो गया है, और उसके अंदर भी उनका इम्प्रिजमेंट हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे पीएम, फॉर्मर पीएम ऑफ पाकिस्तान, former PM of Pakistan Imran Khan and his wife Bushra Bibi sentenced to 7 years of imprisonment in the अन-इस्लामिक, ये केसेस नाम याद रखने, अन-इस्लामिक निकाह केस, मतलब जो इस्लाम कहती है निकाह इज मैरिज इन मुस्लिम्स, इन इस्लाम, ठीक है, वो जो है वो फॉलो नहीं किया गया बेटा जी, दैट वाजंट फॉलोड, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये जेल हो गया इनको। दैट इज मिस्टर खान्स 4th कन्विक्शन, अभी तक इनकी 4th कन्विक्शन हुई है, मतलब 4th टाइम ही इज प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या हुआ क्या, ठीक है ना, यहाँ पे हुआ क्या ये भी तो हमें नोट करना है, और यहाँ से एक हमारा मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन भी निकलता है, ठीक है ना, मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन भी निकलता है हमारा। अब यहाँ पर मिस बीबीज फर्स्ट हस्बैंड, तो यहाँ पे जो इमरान खान की वाइफ है वो, उनकी शादी पहले भी हो रखी है, तो उनका जो फर्स्ट हस्बैंड है उनकी वाइफ का, इमरान खान की वाइफ का, कावर मनेका, had filed the case alleging that she violated the Islamic practice of observing the mandatory pause or iddat between two marriages, ठीक है ना।
तो यहाँ पर उन्होंने क्या केस फाइल किया कि भैया जो इस्लामिक प्रैक्टिस है, ठीक है ना, जो शादी की है, ठीक है ना, वो वायलेट करी गई है। और उसके अंदर क्या था कि मैंडेटरी पॉज और इद्दत बिटवीन टू मैरिजेस जो फॉलो करना था, वो भाई जी नहीं फॉलो किया गया, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज इद्दत? इद्दत इज अ, यहाँ पे लिखेंगे, इज एन इस्लामिक कॉन्सेप्ट, refers to refers to waiting period of waiting refers to period of waiting after dissolution of marriage, ठीक है ना। मैरिज खत्म होने के बाद वेटिंग पीरियड, अगली शादी करने से पहले 3 महीने वेट करना पड़ेगा। 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, ठीक है ना। 3 मंथ्स जो है वेट करना पड़ेगा बिफोर द वुमेन गेट्स मैरिड अगेन। तो अगर वो नहीं किया तो दैट इज ब्रेकिंग ऑफ इस्लामिक लॉज, ठीक है ना। मिस्टर मेनका ऑल्सो अक्यूज्ड हिज वाइफ, एक्स वाइफ एंड मिस्टर खान ऑफ बीइंग एन adulterous रिलेशनशिप, ठीक है, बिफोर मैरिज, अ क्राइम पनिशेबल बाय डेथ बाय स्टोनिंग, ठीक है ना। कि अगर मैरिज के साथ साथ आपका अडल्टरस रिलेशनशिप है तो इसकी भी एलिगेशन थी। प्रूवन ये हुआ है कि भैया ये नहीं फॉलो किया गया है, तो अब इनको सजा मिलेगी। श्रीलंका जो है उन्होंने थाईलैंड के साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया है। श्रीलंका साइंस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, साइज नहीं, साइंस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद थाईलैंड। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविस्ट स्लैम सर्बियाज इक्विटल ऑफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स अक्यूज ऑफ किलिंग जर्नलिस्ट। देखो सर्बिया का ना टेरिटोरियल इशू बहुत है, बॉर्डर इशू है। तो वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट ने नहीं 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 नहीं, हाँ, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने जर्नलिस्ट को मार दिया था, ठीक है, मीडिया पर्सन को। तो अब जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनका एक्विटल हो गया। एक्विटल का मतलब नॉट प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर बातचीत हो रही थी, ये नोट नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा डिस्कस होगा तभी नोट करेंगे। 6 PM पे कल मिलेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कॉमेंट कर देना, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एंड अगर ऐसा लगे कि यार व्यूज़ बढ़ाने हैं तो शेयर भी कर देना और खुद भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। एंड या दैट्स इट, मिलेंगे कल 6 बजे। अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं एंड यू कैन बाय, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या अवेलेबल है। इसके अंदर एक डेली नोट्स भी अवेलेबल है, PDF जो हैं, ये जो मैंने नोट्स बनाए ये भी अवेलेबल होते हैं। ये ₹100 के हैं। एंड ऑल्सो इन सब का मैक्सिमम यूज़ कैसे कर सकते हो, देखो यार, बाय करना एक बात है, मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो हैं इसका मैक्सिमम यूज़ भी करें, ठीक है ना। तो हर मेरे जो प्रोडक्ट कह लो, क्या कहूँगी, हाँ प्रोडक्ट कह लो, मेहनत का जो हाथ से बनाई हुई चीज़ है ये मेरी, इसका मैंने आपको मैक्सिमम यूज़ करने की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ठीक है ना। जैसे MCQs है, ठीक है, कैसे पढ़ने हैं, कैसे आपको पेपर एनालाइज करना है अपना एक एक टेस्ट, ठीक है, लेक्चर्स हैं कैसे पढ़ने हैं, डेली नोट्स का भी इवन बना रखा है कि डेली नोट्स जो है उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसमें से कर सकते हो, ये मैंने करवाया हुआ है। एंड मॉक टेस्ट के साथ तो आपको गाइडेंस कॉल्स भी मिलती हैं। ये ग्रुप गाइडेंस कॉल्स होती है, पर्सनल गाइडेंस कॉल्स नहीं होती हैं। और ग्रुप गाइडेंस कॉल्स जो है वो मैं लेती हूँ, जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हैं जो भी इशूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जूम कॉल्स होती हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं विद योर मॉक टेस्ट्स, ठीक है जी। चलिए, दैट्स इट, बाय बाय।